ठीक है, एसिड बेस बैलेंस इन किडनी। किडनी में कैसे एसिड बेस बैलेंस होती है, किडनी का इसमें क्या रोल होता है, इसको देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकंड में, यूनिट ये बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो इसको एक एक करके हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो दिख रहा है, पहले लिखा है इसमें कि रेनल जो मैकेनिज्म होती है, इसमें क्या देखना है कि किडनी किडनी प्ले अ मेजर रोल इन द एसिड बेस रेगुलेशन। किडनी जो होती है ना, क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है एसिड बेस रेगुलेशन में। कैसे करती है, इसमें क्या करती है, सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयन, जो H प्लस होता है ना उसको एक्सक्रीट करती है, क्योंकि अगर H प्लस आयन एक्सक्रीट नहीं हुआ तो एसिडोसिस हो जाएगी, एसिड की जो लेवल होगी ना वो किडनी में बढ़ जाएगी। रिक्लेमेशन द बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट इन द अल्ट्राफिल्ट्रेट, जो अल्ट्राफिल्ट्रेट होता है उसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, और उसका रिक्लेम कैसे होता है उसको भी हम एक एक करके पॉइंट के माध्यम से हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सक्रीशन ऑफ टेट्रेबल एसिड, जो भी टेट्रेबल एसिड होता है उसका भी एक्सक्रीशन होता है, जो प्रोटॉन को रिलीज करता है, यानी कि H प्लस आयन को रिलीज करता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कैसे एक्सक्रीशन होता है उसको भी देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। तो एक एक करके हम देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। अगला स्लाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयन। ये ऑकर इन प्रोक्सिमल ट्यूबुल, प्रोक्सिमल ट्यूबुल जो होती है ना उसमें ये परफॉर्म होती है, मतलब इसमें एक्सक्रीशन होता है H प्लस आयन का। होती क्या है इसमें, पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि CO2 कंबाइंड विथ H2O टू फॉर्म H2CO3। क्या करती है, CO2 जो होता है ना, इसमें CO2 किससे कंबाइंड हो जाता है, H2O से। ये CO2 H2O से कंबाइन होता है और हमारा क्या बनाता है, H2CO3, H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। इट डिसोसिएट टू फॉर्म HCO3। कह रहा है कि जो CO2 है ना, H2CO3 है ना, वो क्या होती है, डिसोसिएट हो जाती है किसमें, HCO3 में और H प्लस में, H प्लस और HCO3 में डिसोसिएट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि H प्लस आयन सिक्रेटेड इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम। होता क्या है कि इसमें H प्लस आयन जो होती है ना, जिस कंसंट्रेशन में क्या होती है बाहर निकलती है ट्यूब से, उतना ही कंसंट्रेशन में सोडियम का क्या होता है, इंटर भी करता है सोडियम। तो वही करे कि एक्सचेंज होता है इसमें, H प्लस आयन और सोडियम का एक्सचेंज होता है। यहां पर देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है, H प्लस आयन जो है बाहर की तरफ जा रहा है और इसमें इंटर कर रहा है सोडियम। तो जैसे ये एक्सक्रीट होती है तो एक इंटर करती है। नेट प्रोडक्शन ऑफ HCO3 एंड नेट एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयन, जितना HCO3 का प्रोडक्शन होता है उतना ही H प्लस आयन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि H2CO3 से ही क्या क्या होता है, दोनों डिसोसिएट होता है यहाँ पर। तो जितना ये HCO3 बनेगा उतना ही H प्लस भी बनेगा, उतना ही मतलब प्रोडक्शन होगी उसकी। मैकेनिज्म सर्व टू इंक्रीज अल्कली रिजर्व, ये मैकेनिज्म क्या सर्व करता है, क्या हेल्प करता है, इंक्रीज इन द अल्कली रिजर्व, अल्कली रिजर्व में हेल्प करता है या सर्व करता है, ऐसे कह सकते हैं। अगला स्लाइड हमारा दूसरा नंबर है, रिक्लेमेशन द बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट इन अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है उसमें उसमें जो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं उसका रिक्लेमेशन कैसे होता है, इसमें इस फिगर में दिखाया गया। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि H2CO3 जो है ना वो क्या होती है, H2O जो होता है ना CO2 से क्या होता है कंबाइन होकर के H2CO3 का फॉर्मेशन करती है, और ये H2CO3 डिसोसिएट होते किसमें, HCO3 और H प्लस में। ये H प्लस क्या होती है बाहर निकलती है, ये H प्लस बाहर निकलती है, और फिर जो ट्यूबल्स होते हैं ना, ट्यूबल्स जो लीमन होता है ना जो रेनल ट्यूबल्स के, उसमें क्या होती है कि HCO3 प्रेजेंट होता है। इस HCO3 से क्या होता है फिर से ये H प्लस मिल करके कंबाइन हो करके H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेती है। अब H2CO3 क्या होता है, फिर से ब्रेक डाउन होता है CO2 में और H2O में। ये जो CO2 होती है फिर क्या होती है, इंटर कर जाती है ट्यूबुलर सेल में, और ये H2O जो होता है ना वाटर, वो क्या होती है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है कलेक्टिंग डक्ट से। H2O के थ्रू क्या होती है, H2O जो होता है ना यूरिन के थ्रू क्या होती है बाहर निकल जाती है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। अगला स्लाइड हमारा कह रहा है कि ग्लूटामिन जो होता है ना, ग्लूटामिनेज, यहाँ पर जो ग्लूटामिन है
ये ग्लूटामिनेज के प्रेजेंस में ये एंजाइम होती है ग्लूटामिनेज, क्या किसमें कन्वर्ट हो रही है? ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रही है। ग्लूटामिन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रही है किसके प्रेजेंस में? ग्लूटामाइन ग्लूटामिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसमें क्या होती है कन्वर्ट होते वक्त क्या होती है? अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, इसमें से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, मतलब निकलता है इसमें से, कह सकते रिमूव होता है। ये अमोनिया क्या होती है कि इजिली जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे इजिली क्या होती है? पास हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये अमोनिया यहाँ से एक्सक्रीट आउट हुई। अब देखिए यहाँ पर, देखिए H2O है, यहाँ पर CO2 है, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाया हमारा? H2CO, सॉरी H2CO3। अब ये H2CO3 किस में डिसोसिएट हुआ? HCO3 में और H प्लस में। HCO3 में डिसोसिएट हुआ और H प्लस में। ये H प्लस क्या होती है? बाहर निकलती है। ये H प्लस क्या होती है? बाहर निकलती है। अब देखिए यहाँ पर ये H प्लस जो होती है एक बार क्या कंबाइंड हुई? अमोनिया से। अमोनिया से ये कंबाइंड होकर के क्या फॉर्मेशन कर रही है? यहाँ पर NH4 अमोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ये जो H प्लस है कंबाइंड होकर के। अब यही H प्लस क्या होती है? Na2HPO4 से कंबाइंड होती है। Na2HPO4 से कंबाइन होती है और कंबाइन होकर के क्या होती है? टाइट्रेबल एसिड का फॉर्मेशन करती है। टाइट्रेबल जो एसिड होता है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही है NaH2PO4। यहाँ पर टाइट्रेबल एसिड है, इसका फॉर्मेशन कर रही है। तो ये ट्यूबुलर सेल के अंडर, और यहाँ पर जो ट्यूबुलर ल्यूमेन होती है, ये जो परफॉर्म हो रही है ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंडर में हो रही है, ये ट्यूबुलर सेल के अंडर में हो रही है। ठीक है, तो अगला स्लाइड। यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिख रहा है, पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि अमोनिया जो होती है ना, फ्रीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इंटर द ल्यूमेन ऑफ रेनल ट्यूबुल। जो रेनल ट्यूबुल है उसमें क्या करती है? अमोनिया इंटर करती है, क्यों? और ये अमोनिया जो है ना फ्रीली पास हो जाती है, किससे? जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना उससे आसानी से पास हो जाती है, क्रॉस कर जाती है, जो हमने फिगर में पहले देख चुका है। अगला पॉइंट करेंगे कंबाइन विद द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट टू फॉर्म अमोनियम। और ये अमोनिया क्या होती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होती है ना प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन से क्या होती है? जो फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना, उससे ये कंबाइन होकर के अमोनियम का फॉर्मेशन कर देती है। और अमोनियम आयन आर इम्परमिएबल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अमोनियम जो आयन होता है ना वो क्या होती है? इम्परमिएबल होता है, वो परमिएबल नहीं होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से स्क्रीट आउट, मतलब इंटर नहीं कर सकता फिर से। इसलिए क्या होती है कि वो एक बार बाहर निकल गया है तो वो यूरिन के थ्रू क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेली एक्सक्रीशन इन द यूरिन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द H प्लस आयन एक्सक्रीटेड एज अमोनिया। इसमें कह रहा है कि जो डेली हम यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं तो उसमें क्या होती है कि 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर 1 लीटर यूरिन निकल रही है तो उसमें से 60 जो मिली इक्विवेलेंट जो होगी ना, वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है, जो अमोनिया के मतलब अमोनिया के साथ कंबाइन होकर के निकल जाती है अमोनियम के फॉर्म में। यानी कह सकते हैं कि 1 लीटर में 6%, 1 लीटर में 6% जो होती है ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। अगला स्लाइड देखते हैं। डिस्टर्ब इन द एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस कैसे डिस्टर्बेंस होती है इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो होती है एसिडोसिस। इसमें क्या होती है? एसिडोसिस में क्लिनिकल स्टेट वेयर एसिड एक्यूमुलेशंस और बेस आर लॉस्ट। एसिडोसिस में क्या होती है कि एसिड होता है ना एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बेस क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है, खत्म होता है, मतलब इकट्ठा नहीं होता, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एल्कोलोसिस जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस क्या है? एल्कोलोसिस में क्या होती है? क्लिनिकल स्टेट वेयर एक्यूमुलेशन ऑफ द बेस और लॉस ऑफ एसिड। एसिड का क्या होता है? इसमें लॉस हो जाता है, लेकिन एक्यूमुलेशन किसकी होती है? बेस की एक्यूमुलेशन होती है। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे मतलब कंसंट्रेशन के रेशियो को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो पीएच दे रहा है, पीएच यहाँ पर हैसल बेकल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर pKa प्लस log 10, यहाँ पर बाइकार्बोनेट बाई कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रहे हैं यहाँ पर बाई, देखिए बाई बाई लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, बाइकार्बोनेट बाई
अपॉन कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रहा है, इससे हम रेशियो निकाल सकते हैं या कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं इससे। अगले स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में। जो एसिडोसिस होती है ना, एसिडोसिस जिसमें एक एसिड एक्युमुलेशन होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन होता है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज बाइकार्बोनेट, पहला पॉइंट क्या करे, डिक्रीज बाइकार्बोनेट। जब ऊपर वाला डिक्रीज करेगा तो इसमें जो रेशियो है ना, रेशियो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो क्या होती है, ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाता है। अब जो पीएच होता है ना, पीएच वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ये ऊपर वाला जो होता है ना, डिक्रीज किया तो पीएच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नीचे वाला का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इसमें पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। इन दोनों के वैल्यू का इफेक्ट जो होता है ना, इस वाले पीएच पर पड़ता है। तो पीएच डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिक एसिडिटी, मतलब एसिड तो बढ़ेगा ही। तो वहीं पर कह रहा है कि रेगुलेट बाय किडनी मेटाबॉलिक कंपोनेंट। मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो होते हैं ना किडनी के, उसके द्वारा रेगुलेट होती है। अब यहाँ पर बाइकार्बोनेट घटेगा तो रेशियो भी घटेगी, पीएच भी घट जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्राइमरी अल्कली बाइकार्बोनेट डिफिट। यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट होता है ना, वो क्या होती है, घटती है। इसी के कारण क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अगले स्लाइड में देखते हैं अल्कलोसिस क्या होती है। अल्कलोसिस में क्या देखा था हमने कि जो इसमें एसिड होती है ना, वो क्या होती है, एसिड इसमें लॉस्ट होता है, लेकिन बेस क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। इसमें भी किडनी मेटाबॉलिक कंपोनेंट क्या आती है, कंपोनेंट के द्वारा रेगुलेट होता है। इसमें क्या कह रहा है कि बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है ना, बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। जैसे ऊपर वाला इंक्रीज करेगा तो रेशियो भी इंक्रीज कर जाती है, तो पीएच भी इंक्रीज करेगी, तो इससे क्या होती है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाती है। देखिए इसमें कैसे इस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि टोटल वैल्यू है, सिर्फ इसी को देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, अभी 4 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। ये क्या हुआ, कटा कितना या 2 आया। ऊपर वाला 4 है, नीचे 2 है, तो कट करके 2 आया, मतलब पीएच की वैल्यू हमारी क्या आई, 2 आई। लेकिन वहीं ऊपर 2 रहे, नीचे भी 2 रहे, कट करके 1 आएगा। अब हमारा पीएच की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना, पहले 2 आया था, अब 1 आ गई, पीएच तो घटी ना। तो इस यही बातों को कह रहा है कि यहाँ पर रेशियो जो है होगा ना, वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। कब, ऊपर वाला बढ़ेगा तो बढ़ेगी रेशियो, ऊपर वाला घटेगा तो घटेगी। यानी कि बाइकार्बोनेट बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, घटेगी तो घट जाएगी, जिससे पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा। और जब पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा तो एल्कोलोसिस का प्रॉब्लम, एसिडोसिस का प्रॉब्लम होगा। तो मेटाबॉलिक जो एल्कोलोसिस होती है ना, प्राइमरी अल्कली बाइकार्बोनेट के एक्सेस होने के कारण, जो बाइकार्बोनेट अल्कली है ना, उसके एक्सेस होने के कारण, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या प्रोडक्शन होने के कारण क्या होती है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड प्रोडक्शन किस किस स्थिति में होती है, डायबिटिक जो कीटो एसिडोसिस होती है उसके थ्रू, स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन, इसके थ्रू क्या होती है, प्रोडक्शन जो होती है ना, इसके थ्रू हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होती है। अगला स्लाइड में सॉरी, अगला पॉइंट क्या है, इंपायर्ड एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का इंपायर्ड एक्सक्रीशन अगर प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रही, तब भी तो प्रॉब्लम होगी एसिडोसिस की, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसमें रेनल फेलियर को दिखा रहा है, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। यहाँ पर अगला जो पॉइंट कह रहा है कि लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द यूरिन। यूरिन में, यूरिन के थ्रू या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के थ्रू क्या होती है, बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है, जिससे क्या होती है, पीएच घट जाएगी और एसिडोसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर सीवियर डायरिया के कारण हो जाती है, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। यूरेट्रोसिग्मोइड डोस्मी डोस्टमी है। देखिए लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट कैसे कैसे होती है, एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू हो जाएगी और किडनी के थ्रू हो जाएगी, यानी कि यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी के थ्रू हो जाएगी, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर क्या है, सीवियर डायरिया, अगर डायरिया का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, मतलब बढ़ जाने के कारण क्या होती है, ज्यादा मात्रा में बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगी, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला स्लाइड में क्या कह रहा है, देखिए एक फिगर दिख रहा है यहाँ पर। जब हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में ये वाली फिगर है। यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन दिख रहा है, यहाँ तक की है,
यहाँ पर पोटेशियम का है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पार्ट है ये निगेटिव पार्ट में देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर क्या है 15 है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ना नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, इस स्थिति में होती है। लेकिन जैसे ही एसिडोसिस होती है तो एसिडोसिस के कंडीशन में क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। प्रॉब्लम कहां पर खड़ा हुआ है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। और देखिए इसकी जो एरिया है ना क्या हो गई है, घट गई है। इसकी एरिया क्या हो गई है, घट गई है। इसकी एरिया बढ़ गई है। तो एसिडोसिस को जो भी हम डिफाइन करेंगे तो इस फिगर को इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पार्ट में कब, जब हाइपर क्लोरेमिक जो एसिडोसिस होती है उसकी स्थिति को देखिए। यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। पहले वाले नॉर्मल का देखिए, नॉर्मल से मिलाइए, यहाँ पर सेम है लेकिन इसमें चेंजेस आया है। HCO3 पार्ट में चेंजेस आया। इसमें क्या हुआ, क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है ना ये बढ़ा हुआ है। हाइपर का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। तो इसमें क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है ना क्या हुआ है, इसमें बढ़ गया। देखिए यहाँ पर नॉर्मल से मिलाइए, नॉर्मल से मिलाइए, यहाँ पर बढ़ गया है। तो अगले पॉइंट को देखते हैं। बफर सिस्टम जो होती है मेनली बाइकार्बोनेट बफर मिनिमाइज चेंज इन द पीएच। जो बफर का काम क्या है, पीएच को मेंटेन करना है। तो जो बाइकार्बोनेट का बफर होगा ना वो क्या करती है, पीएच के चेंजिंग जो होते हैं पीएच में उसको मिनिमाइज करती है, कम करती है, चेंज नहीं होने देती है। तो ये पहला पॉइंट है। HCO3 concentration is decreased and ratio of HCO3 H2CO3 less than 20/1। जब HCO3 का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किससे, 20/1 से। 20/1 से क्या होगी, हमारा जो रेशियो होगा ना वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऊपर वाला जब घटेगा, ऊपर वाला जब घटेगा, ये HCO3 घटेगा तो नीचे वाला तो मतलब जो रेशियो की तो वो घटेगी ना। जैसे कि देख लीजिए, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। 10/2 है, कटा तो कितना आ रहा है, 5 आया, कैंसिल होकर के 5 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लिख दें 4/2, कट फट करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पहले क्या था 5, अब क्या हो गया 2। यानी कि क्या कह रहा है कि HCO3 का जब कंसंट्रेशन घट रहा है तो क्या हो जाएगी, हमारा जो रेशियो होगा ना, रेशियो भी घट जाएगी। इसी बात को पहले भी देखा था हमने, 5 से 3 आ गया, यानी एसिडोसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, यहाँ पर इंक्रीज रेट एंड डेप्थ रेस्पिरेशन हो जाती है। यहाँ पर इलिमिनेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड एज CO2 इलिमिनेट, इसमें मतलब इलिमिनेशन मतलब बाहर निकलना। डिक्रीज इन द PCO2 एंड कंसिक्वेंटली डिक्रीज H2CO3। ये जो होती है ना, इसमें क्या होती है कि PCO2 क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। एंड H2CO3 भी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ये रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, इसे आप इन्वॉल्व नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पॉइंट को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रीनल कॉम्पोजिशन सिटा इन 2 to 4 days, 2 से 4 दिन की बातों को बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एसिड एंड प्रिजर्व। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर एसिड क्या हुआ, इंक्रीज किया, सॉरी, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एसिड, एसिड का एक्सक्रीशन अगर इंक्रीज करता है तो प्रिजर्व द बेस बाय इंक्रीज द रेट ऑफ सोडियम एंड H एक्सचेंज। प्रिजर्व हो जाएगी भाई। अगर एसिड क्या हो, ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन होने लगा, निकलने लगा बाहर, तो बेस तो प्रिजर्व होगी, जिससे क्या होगा, रेसिड जो होती है ना सोडियम और H का जो एक्सचेंज का, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि जितनी मात्रा में H+ आयन निकलती है सोडियम उतना ही एंटर करता है। अगला पॉइंट क्या करें कि इंक्रीज अमोनिया फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है ना वो भी इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3, और क्या होगा, जो HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगला स्लाइड में देखते हैं क्या कह रहा है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, राइज इन द प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। जो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट है ना उसमें क्या होती है, एल्कोलिसिस के कंडीशन में बाइकार्बोनेट इंक्रीज कर जाता है, पीएच बढ़ जाएगी। लॉस ऑफ H+ आयन, इसमें क्या होती है कि H+ आयन का लॉस हो जाता है।
कॉजेज क्या कारण होती है, गैस्ट्रिक जूस अलोंग विद द H प्लस आयन एज इन द प्रोलॉन्ग वोमिटिंग। अगर वोमिटिंग होगी प्रोलॉन्ग तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर H प्लस आयन के साथ, देखिए H प्लस आयन के साथ मतलब क्या, गैस्ट्रिक जूस होती है ना, उसमें एसिडिक नेचर का होता है, H प्लस आयन होती है। वो अगर वोमिटिंग के थ्रू क्या होती है, अगर प्रोलॉन्ग वोमिटिंग होती है तो H प्लस आयन तो उधर ही बाहर निकल गया, तो किडनी में कहाँ से भाई वो बढ़ेगी, H प्लस आयन तो घट रहा है ना। नेसोगैस्ट्रिक सजेंस एटीसी, जो यहाँ पर कह रहा है कि अगर देखिए एक चीज सोचिए आप, कि आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो एब्डोमेन है, इसमें जो जूस प्रेजेंट होती है ना, जूस जो भी जूस प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर का मतलब क्या, एसिड क्या होता है, H प्लस आयन को रिलीज करती है ना। तो वही कह रहा है इस पॉइंट में कि प्रोलॉन्ग अगर वोमिटिंग होती है, प्रोलॉन्ग अगर वोमिटिंग होती है, तो उस स्थिति में क्या होती है कि इसमें जो एसिड है ना वो क्या होती है, वो भी बाहर निकलती है। जब H प्लस आयन इधर से ही बाहर निकल जा रहा है तो उधर कम पहुंचेगा ना भाई, किडनी में तो कम ही पहुंचेगी, जो किडनी होती है उसमें तो कम ही पहुंचेगी, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा ही। अगला जो पॉइंट कह रहा है, थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लार्ज डोज ऑफ द अल्कली। अगर थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो लार्ज डोज लेते हैं ना अल्कली का, जो भी अल्कली जो भी अल्कली ड्रग है, उसको हम अगर लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं थेरेपेटिक के लिए, मतलब जो भी शरीर पर इफेक्ट करता है, कोई किसी प्रॉब्लम के कारण अगर हम ले रहे हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ जा रही है, एसिडिटी हो जा रही है, तो उसके थ्रू उस कंडीशन में हम ले रहे हैं मेडिसिन को। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, क्रोनिक इनटेक ऑफ द एक्सेस एंटी एसिड, जो हम एंटी एसिड को लेते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, एंटी एसिड है, तो उसको हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या कर देगी भाई, वो H प्लस आयन को खत्म कर देगी, जिससे क्या होगा, एसिडी एल्कोलिसिस का प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगला पॉइंट करके इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट का हम इंट्रावेनस के थ्रू ले लेते हैं तो फिर फिल्टर करने के लिए किडनी में जाएगी वो ब्लड, तो उसके थ्रू क्या होती है, बाइकार्बोनेट की जब ज्यादा मात्रा है तो पीएच तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा, एल्कोलिसिस का प्रॉब्लम होगी फिर। अगला पॉइंट करेंगे कंपोजिटरी मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है ये हमारा रेनल मैकेनिज्म है। इसमें क्या करें कि इंक्रीज इन द पीएच, डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर के डिप्रेस में क्या होती है, पीएच इंक्रीज कर रहा है। प्रोसेस रिटेंशन ऑफ द CO2, CO2 जैसे हम सांस ले रहे हैं तो CO2 उसमें से एक्सक्रीट आउट करता है ना सेल के थ्रू। सेल से क्या होती है, सेल क्या करता है, O2 को लेता है और CO2 को फिर से छोड़ता है, जो कि ब्लड के थ्रू फिर से आती है। तो वही करेगा, रिटेंशन हो जाती है ना जब CO2 उसमें प्रेजेंट ही रह जाएगी, तो PCO2 विच रिटर्न इंक्रीज द H2। तो इसमें क्या होती है, अगर CO2 एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है, रिटेंशन रह जा रहा है, रिटेंशन हो जाता है, तो H2CO3 क्या होती है, H2CO3 वो इंक्रीज कर जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में। तो ये पॉइंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का है, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए इसमें डाला गया रेनल मैकेनिज्म से, रेनल मैकेनिज्म का कंपेयर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से किया गया यहाँ पे। इसमें क्या करेगा, किडनी इंक्रीज H प्लस आयन एक्सक्रीशन, H प्लस आयन का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी किडनी में, डिक्रीज द रिक्लेमेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का जो रिक्लेमेशन है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। यही क्या है, रेनल जो मैकेनिज्म है यही है। और स्लाइड हमारा टोटल समाप्त हो गया। तो हमारा टॉपिक जो है आज का क्या था, एसिड बेस बैलेंस।